नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी पीछे से हमें स्वागत है। पिछले 2 दिनों से वीडियो में आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, न्यूज़पेपर का वीडियो नहीं आ पाया। आपको लगता है मैं स्वस्थ होऊंगा और इंटरनेट अवेलेबल होगा तो कभी भी न्यूज़पेपर का वीडियो बंद होता है, ऐसा नहीं है। बीच में थोड़ी सी स्वास्थ्य को लेकर के दिक्कत आ गई थी 2 दिन, तो इसलिए वीडियोज़ नहीं आ पाए करंट अफेयर का। लेकिन चिंता मत कीजिए, आज से फिर से रेगुलर ही हो जाएगा चीज़ें। सारे दिन में 2-3 वीडियो आएंगे और करंट अफेयर आपका अप्रैल का मैंने कंप्लीट करवा दिया है। मार्च अप्रैल का मैंने कंप्लीट करवाया है। जनवरी, फरवरी, मई, जून, जुलाई और अब तो आपका एग्ज़ाम 13 सितंबर को है, तो अगस्त ये भी मैं करवा दूंगा और जल्द ही करवा दूंगा, उसकी चिंता मत कीजिएगा। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज मैं आपको डिटेल में इकोनॉमिक सर्वे जो लेटेस्ट वाला आया है वो मैं आपको करवाऊंगा और इतने अच्छे तरीके से करवाऊंगा कि इसके बाहर सवाल आएगा ही नहीं। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। आपसे बस एक चीज़ अनुरोध करूंगा, इसका पीडीएफ मैं दे दूंगा आपको, टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दूंगा मैं। आपसे बस एक ही चीज़ अनुरोध करूंगा कि वीडियो को पूरा देखिएगा, 2-3 बार देखिएगा। और एग्ज़ाम जिस दिन देने जाएंगे ना 13 सितंबर को, तो उस दिन एग्जामिनेशन हॉल में प्रवेश करने के ठीक पहले जो आप बाहर खड़े होते हैं ना, उस दौरान आपको इकोनॉमिक सर्वे और बजट के फैक्ट्स जो है ना वो शॉर्ट नोट से रिवाइज कर लेना चाहिए। इस तरह के पीडीएफ से रिवाइज कर सकते हैं, वीडियो के माध्यम से रिवाइज कर सकते हैं। तो ये ज़रूर ही कीजिएगा और करके देखिएगा, आपके एग्जामिनेशन में एक भी सवाल गलत नहीं होगा। और यहाँ से सवाल आएगा इसकी गारंटी ही होती है, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। 72 बीपीएससी को लेकर के डिटेल आंसर राइटिंग प्रोग्राम जो है 15 जुलाई से शुरू हो रहा है। आप उसमें जुड़ सकते हैं और जुड़िएगा, आपका मेंस बिल्कुल बदल जाएगा। उसकी चिंता मुझ पर फिर छोड़ दीजिएगा, बस आपको मेहनत करना पड़ेगा मेरे साथ में। मैंने पहले भी आंसर राइटिंग करवाया, लेकिन इस बार मैं जिस तरह से करवाऊंगा वो वैसा मैंने भी पहले नहीं करवाया है। आपको किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं आएगी, जुड़िएगा। बहुत ही मामूली सा फी है, ना के बराबर में ही फी है। जितना कुछ आपको मैं देता हूँ उसके बदले में जुड़ेंगे तो काफ़ी बेहतर रहेगा। लिंक में डिस्क्रिप्शन है, वहाँ पर आपको मैसेज करेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे से जुड़े हुए एमसीक्यू हम लोग करेंगे। जितने एमसीक्यू करेंगे आपके क्वेश्चंस उसी में से आएगा। इसी तरह से बिहार बजट के भी मैं एमसीक्यू आपको करवा दूंगा। केंद्र सरकार के सर्वे और बजट का भी मैं आपको एमसीक्यू करवा दूंगा और इससे बाहर नहीं आएगा। मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इससे बाहर वाकई नहीं आएगा। अगर इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा। ठीक है। सबसे पहला सवाल, सबसे बेसिक सवाल, बिहार के वित्त मंत्री ने आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 कब प्रस्तुत किया है? अब इतना सा छोटा सवाल तो नहीं पूछूंगा। आप मुझे बताइए, बिहार के वित्त मंत्री कौन थे जिन्होंने इसको पेश किया? क्या बीजेपी वाले हैं या आरजेडी वाले हैं कि जेडीयू वाले हैं? आजकल बिहार में एक बहुत ही बड़ा इशू चल रहा है, वोटर लिस्ट में संशोधन। बहुत सारे लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं। विपक्ष ने 9 जुलाई को चक्का जाम की बात की है कि भाई 9 जुलाई को पूरा बिहार बंद रहेगा, पूरा बिहार में चक्का जाम और हड़ताल घोषित किया जाता है। देखते हैं क्या सब होता है। बिहार में इलेक्शन आने वाला है तो इलेक्शन का माहौल बन रहा है, उसको भी हम लोग करंट अफेयर के वीडियो में देखेंगे। ये जरूर बताइएगा एक कौन थे फाइनेंस मिनिस्टर जिन्होंने इसको पेश किया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 28 फरवरी 2025। क्या ऐसे ही सवाल हैं? बिल्कुल भी नहीं। अंत में ऐसे सवाल होंगे जो आपको हिला के रख देगा। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 बिहार का कौन सा आर्थिक सर्वेक्षण है? ये छोटा सा प्यारा सा नन्हा मुन्ना सवाल जिसको आप गलत कर देंगे एग्जामिनेशन में भी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, 19th इकोनॉमिक सर्वे है, ये 19वां इकोनॉमिक सर्वे है। और नेक्स्ट टेस्ट जो है, आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इकोनॉमिक्स का ही होगा शायद, या साइंस का है, देखना पड़ेगा, मैं भी शेड्यूल भूल जाता हूँ। तो उसमें भी इस प्रकार के सवाल, या करंट अफेयर के जो मैं टेस्ट लूँगा उसमें भी इस प्रकार के सवाल आएंगे। तो टेस्ट सीरीज़ वाले जो बच्चे हैं या बाकी जो भी बच्चे हैं जो एग्जामिनेशन दे रहे हैं, कृपया इनको सही से तैयार करें। इसका आंसर सी हो जाएगा। वित्त वर्ष 24-25 से बिहार का जीएसडीपी वर्तमान मूल्य पर कितना अनुमानित है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 8,54,429, 8,54,429, 8,54,429 करोड़ रुपए। जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उस राज्य में उत्पादित सभी वस्तु, राज्य के निवासियों द्वारा सभी वस्तुओं के अंतिम मूल्य का यही है जोड़। ये 8,54,429 करोड़ रुपए है। इसको पूरा आंकड़ा लास्ट डिजिट तक याद रखना है, 8,54,429 इसको याद रखना है। वित्त वर्ष 23-24 से बिहार की जीएसडीपी वृद्धि दर स्थिर मूल्य पर कितनी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 9.2%। ये बिहार सरकार ने बताया हुआ है।
इसका आंसर बी हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे हो जाएगा। बिहार में प्रति व्यक्ति आय वर्तमान मूल्य पर वित्तीय वर्ष 23-24 में कितनी थी? प्रति व्यक्ति आय कितनी है 23-24 में वर्तमान मूल्य पर? तो 66,828 रुपये। क्या बिहार में सभी की आय इतनी ही है? बिल्कुल भी नहीं। कैसे निकाला जाता है? तो बिहार की आबादी और बिहार का टोटल इनकम, तो टोटल इनकम को बिहार की आबादी से डिवाइड कर दीजिए, तब कितना आएगा? 66,828 रुपये प्रति व्यक्ति इनकम है बिहार में, प्रति व्यक्ति इनकम है, जिसमें हाईएस्ट किसका है? तो पटना का है। लोएस्ट किसका है? तो शिवहर जिले का है। इसका आंसर बी हो जाएगा। बिहार का सबसे अमीर जिला कौन सा है? तो ये है पटना। पटना जिला बिहार का प्रति व्यक्ति आय में सबसे अधिक पर आता है, लगभग में 50,000 रुपये से ज़्यादा है यहाँ का प्रति व्यक्ति आय, वो भी मैं आपको बता दूंगा आगे। वित्तीय वर्ष 23-24 में बिहार का राजकोषीय घाटा कितना था? फाइनेंशियल ईयर 23-24 में फिस्कल डिफिसिट पूछा गया बंधुओं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 35,660 करोड़ रुपए बिहार का राजकोषीय घाटा था। राजकोष में आय जितना हुआ और राजकोष से व्यय जितना हुआ, उसी को राजकोषीय घाटा कहा जाता है। अगर आपकी आय ज़्यादा होगी आपके व्यय से तो हमेशा पॉजिटिव में रहेंगे, घाटे में नहीं जाएंगे। वहीं पर आपकी अगर आय कम है और व्यय ज़्यादा है तो आप हमेशा राजकोषीय घाटा में होंगे। और व्यय ज़्यादा ही होता है सरकारों के, क्योंकि सरकार के ऊपर में लायबिलिटी बहुत ही ज़्यादा होती है, तो सरकारों का हमेशा ही राजकोषीय घाटा होता है। और राजकोषीय घाटा मेंटेन भी किया जाता है हमेशा ही, इसको कभी भी जीरो नहीं किया जाता है। क्यों? राजकोषीय घाटा दिखा करके ऋण आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं बिहार गवर्नमेंट को और भारत सरकार को भी, इसीलिए इसको कभी भी शून्य नहीं किया जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। 35,660 करोड़, 35,660 करोड़। वित्तीय वर्ष 24 से बिहार का अनुमानित कुल व्यय कितना है? अनुमानित कुल व्यय पूछा जा रहा है, एक्सपेंडिचर पूछा जा रहा है, तो 2.79 लाख करोड़ रुपए का अनुमानित व्यय है बिहार का। चावल के उत्पादन में कितने % की वृद्धि हुई है बिहार में? इकोनॉमिक सर्वे लेटेस्ट वाला जो है उसके अकॉर्डिंग तो 21% का ग्रोथ हुआ है। चावल के राइस के प्रोडक्शन में 21% का ग्रोथ हुआ है। जरूर ही याद में रखिएगा इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। बिहार के जीएसडीपी में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है? कृषि क्षेत्र का, उद्योग के क्षेत्र का, सेवा के क्षेत्र का, खनन के क्षेत्र का? इसका आंसर हो जाएगा सर्विस सेक्टर का। भारत के भी जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान किसका है? तो सर्विस सेक्टर का है, जिसको तृतीय क्षेत्र या टर्सरी सेक्टर भी कहा जाता है। जैसे कि होटल, इंडस्ट्री, टूरिज्म, आईटी, ये सब के सब सर्विस सेक्टर में आते हैं। कृषि प्राथमिक सेक्टर है, वहीं उद्योग धंधे सेकेंडरी सेक्टर द्वितीयक सेक्टर में आते हैं। इकोनॉमी में मूल रूप से डिवीजन 3 सेक्टर में होता है, वैसे तो चतुर्थ, पंचम और षष्ठम श्रेणी तक डिवीजन होता है। हाईएस्ट डिवीजन में वैसे लोग होते हैं जो पॉलिसी बनाते हैं, जैसे आरबीआई के गवर्नर वगैरह, वो हाईएस्ट श्रेणी में आते हैं। बिहार में सूक्ष्म उद्यमों में निवेश कितना % बढ़ा है? आपसे पूछा जा रहा है कि माइक्रो इंटरप्राइजेज जो हैं उसमें निवेश कितना % बढ़ा है? तो 135% से बिहार के सूक्ष्म उद्यमों में निवेश बढ़ गया है, 135% से बढ़ गया है। अगला सवाल है बाय हाउ मेनी किलोमीटर डिड रूरल रोड, क्या पूछा गया? रोड इंक्रीज ड्यूरिंग 2005-2025। गाँव में जो पक्की सड़कें हैं वो 2005-2025 क्यों है ये? क्योंकि 20 वर्षों का अंतराल है और इसी 20 वर्ष में शासन सत्ता में परिवर्तन बिहार में हुए थे। लालू जी के शासन जाने के बाद आरजेडी का जो शासन बना था वो इसी 20 वर्षों के दौरान रही है। 2005-2025 के दौरान ग्रामीण पक्की सड़कें कितने किलोमीटर तक बढ़ गई हैं? तो 835 किलोमीटर मात्र से 1.17 लाख किलोमीटर तक बढ़ गई हैं। 1.17 लाख किलोमीटर तक बढ़ गई हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर हो जाएगा ए, इसको जरूर ही याद रखिएगा। बिहार में रोड का घनत्व प्रति 1000 किलोमीटर पर कितना है? तो 3117 किलोमीटर रोड का डेंसिटी है। रोड डेंसिटी पर 1000 स्क्वायर किलोमीटर में रोड की डेंसिटी कितनी है? तो 3167 किलोमीटर रोड की डेंसिटी है।
वित्तीय वर्ष 23-24 में ऊर्जा की प्रति व्यक्ति खपत कितनी है, तो 363 किलोवाट प्रति घंटा। ये सवाल 66 बीपीएससी में भी पूछा गया और शायद आई थिंक 68 में भी पूछा गया, या 67 का जो पेपर कैंसिल हो गया था ना, उसमें भी शायद पूछा गया ये सवाल। तो बार बार ये सवाल पूछा जाता है। 363 किलोवाट प्रति घंटे बिहार प्रति व्यक्ति ऊर्जा का खपत है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। ऊर्जा खपत बढ़ने का क्या तात्पर्य होता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही है। ऊर्जा खपत कब बढ़ेगा, जब बिहार में इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेंगी, उद्योग धंधे बढ़ेंगे, लोगों की आय इनकम बढ़ेगी। जैसे फ्रिज खरीदेंगे, एसी खरीदेंगे, कूलर खरीदेंगे, बिजली से चलने वाली चीज़ें जब आप खरीदते हैं तो खरीदता कौन है, जब इकोनॉमिक रूप से सबल हो, यानी कि आय बढ़ी है। तो इकोनॉमिक रूप से आय बढ़ने पर क्या होता है, उससे जुड़ी हुई चीज़ें जैसे कि उपभोक्ता वस्तु, बिजली बढ़ जाएगा इसका डिमांड। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी फॉर बम्बई। बिहार में कितने स्वयं सहायता समूह गठित किए गए हैं, एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप जिनको कहा जाता है बंधुओं, कितने हैं? सरकार का आंकड़ा है 1063.5 हजार के करीब में इतने सारे बिहार में सेल्फ सहायता ग्रुप करीब में काम करते हैं। महिला श्रम शक्ति सहभागिता दर ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी बढ़कर हो गई है, यही सवाल पूछा गया था। इसी प्रकार का सवाल 70 बीपीएससी पीटी में पूछा गया था। तो ये सवाल है बिहार इकोनॉमिक सर्वे का, इसको ज़रा मुझे बताइएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा। 24.8% से 33.5% तक बढ़ गई हैं महिला श्रम शक्ति सहभागिता दर। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की श्रम शक्ति में जो भागीदारी है वो बढ़ी है, इसका आंसर ए हो जाएगा। शिक्षा पर खर्च पिछले 18 वर्षों में कितना गुना बढ़ाया गया है, तो लगभग में 10 गुना का इंक्रीज किया गया है। पहले अगर 100 रुपया खर्च किया जाता था तो अब 1000 रुपये करीब में खर्चा किया जाता है शिक्षा पर, जिसके परिणाम भी दिखने शुरू हो जाएंगे। बिहार सरकार ने एजुकेशन में बहुत बड़े स्तर पर रिफॉर्म किया है और सही करने का प्रयास किया है। शिक्षकों की कमी को भारी स्तर पर भर्ती करके भरा जा रहा है, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया जा रहा है, टीचर एब्सेंट ना हो उसके लिए जियो टैगिंग की जा रही है, इलेक्ट्रॉनिक रूप से अटेंडेंस की सुविधा की जा रही है, बच्चों का इलेक्ट्रॉनिक रूप से मॉनिटर किया जाता है, उनके रिपोर्ट कार्ड तैयार किए जाते हैं। बहुत बड़े स्तर पर शिक्षा में वाकई सुधार किया गया है, ये आपको मानना पड़ेगा। बिहार में वन आच्छादन में कितने वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है? इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग 467 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है, इसका आंसर बी हो जाएगा। बिहार में परिवहन और संचार क्षेत्रों में वृद्धि की दर क्या है? तो 7.6% परिवहन और संचार क्षेत्रों में वृद्धि हुई है। बिहार सरकार ने किन उत्पादों के लिए कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति को लागू किया है? फॉर विच प्रोडक्ट हैज़ द बिहार गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेड द एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी? मखाना, फ्रूट्स, वेजिटेबल, व्हीट, राइस, मेज, दाल, तिलहन, शहद, चाय, कॉफ़ी और मसाले। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मखाना, फल और सब्जियां। मखाना, फल और सब्जियां। इसके लिए बिहार सरकार ने कृषि में निवेश को शुरू किया है। क्यों शुरू किया है? क्यों शुरू किया है सोचिए जरा। क्योंकि इनसे जुड़े हुए, इनको प्रोसेस करके अलग अलग प्रकार के मॉडर्न फूड मटेरियल बनाए जा सकते हैं, रेडी टू ईट फूड। जैसे मखाना सुपर फूड है, बहुत बड़े स्तर पर इसका मांग है। बिहार सरकार इसमें निवेश करके इससे जुड़े हुए प्लांट स्थापित करे जहां पर इसको प्रोसेस करके बेचा जा सके। प्रोसेस करके बेचने का मतलब क्या होता है? वैसे अगर आप फल खरीदने जाएंगे, गेहूं खरीदने जाएंगे तो कितने का? बहुत महंगा होगा, तो 30 रुपये 32 रुपये, बहुत महंगा होगा। तो आपको सबसे शानदार गेहूं ग्रामीण इलाकों में मिल जाएगा। सरकार तो 20 रुपये से भी कम दाम पर खरीदती है भाई, है ना। आटा खरीदने जाएंगे तो 50 रुपये किलो, मैदा खरीदने जाएंगे तो उससे महंगा, रोटी खरीदने जाएंगे तो उससे महंगा, आप ब्रेड खरीदने जाएंगे तो उससे महंगा। यानी कि एक ही उत्पाद है, उसको प्रोसेस करके अलग अलग चीज़ बना करके बेच रहे हैं, तो क्या है? दाम बढ़ रहा है। इसलिए मखाना, फल और सब्जियां ये बिहार में प्रचुर मात्रा में उत्पादित होती हैं। इनको प्रोसेस करके क्यों ना हम इसमें अलग अलग चीज़ों को करके इसका वैल्यू एडिशन कर सकें। इसलिए मखाना, फल और सब्जी ऐसे 3 फ्रूट को डिसाइड किया, 3 उत्पादों को डिसाइड किया गया है। निम्न से कौन सा कथन बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के आधार पर सही नहीं है? वित्तीय वर्ष 23-24 में बिहार का राजकोषीय घाटा पिछले वर्ष की तुलना में कम हुआ है, लेकिन राजस्व बचत में कमी आई है।
बिहार में सूक्ष्म उद्यमों में निवेश की वृद्धि दर बृहद इकाइयों में निवेश की वृद्धि दर से अधिक रही है। वित्तीय वर्ष 23-24 में जीएसडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान 58.6% रहा, जो उद्योग और कृषि क्षेत्र को संयुक्त योगदान से कम है। बिहार में ग्रामीण महिलाओं के श्रम शक्ति सहभागिता दर शहरी महिलाओं की तुलना में अधिक रही है। इससे पिछले वर्ष की तुलना में सुधार हुआ है। क्या ग्रामीण महिलाओं की श्रम सहभागिता दर शहरी महिलाओं से अधिक होगा? इसका आंसर हो जाएगा सी वाला गलत है, बिल्कुल सही है। डी भी सही है, ए भी सही है, बी भी सही है। सी क्यों गलत है तो जरा उसको हम लोग एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ इंग्लिश में भी, कृपया इसको भी इंग्लिश मीडियम के बच्चे पढ़ सकते हैं। वित्तीय वर्ष 23-24 में जीएसडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान 58.6% रहा, जो उद्योग और कृषि क्षेत्रों के संयुक्त योगदान से कम है। ये क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि 58.6% तो सर्विस सेक्टर से आ रहा है, तो कितना बच गया भाई? 42.4% बच गया है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई? अगर कृषि और उद्योग को जोड़ देंगे तो भी तो 58 से कम ही होगा ना। तो आपसे पूछा जा रहा कि जीएसडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान 58.6% रहा, जो उद्योग और कृषि क्षेत्र के संयुक्त योगदान से कम है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। 100 में से 58 रुपया किसी को दे दिया तो आपके पास कितना बच गया? तो उससे तो कम ही बचेगा ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के आधार पर सही नहीं है? आपने पिछला स्टेटमेंट सही से नहीं पढ़ा, इसलिए कई सारे बच्चों ने गलती कर दी होगी। वित्तीय वर्ष 23-24 में बिहार का राजकोषीय घाटा पिछले वर्ष की तुलना में कम हुआ है, लेकिन राजस्व बचत में कमी आई है। बिहार में सूक्ष्म उद्यमों में निवेश की वृद्धि दर बृहद इकाइयों में निवेश की वृद्धि दर से अधिक रही है। छोटे छोटे उद्योगों में ज़्यादा निवेश हो रहे हैं, बड़े उद्योगों में कम निवेश हो रहे हैं। क्या हो गया? सारा इकोनॉमिक सर्वे का ज्ञान उड़ गया होगा इस सवाल देखकर। वित्तीय वर्ष 23-24 में जीएसडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान 58.6% रहा, जो उद्योग और कृषि क्षेत्र के संयुक्त योगदान से कम है। ये सवाल रिपीट हो गया है, इसको तभी हमने किया ही है, ये सवाल रिपीट है। अगला सवाल पर चलते हैं कि बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के आधार पर यदि वित्तीय वर्ष 24-25 में राज्य का कुल व्यय और विकास मूलक व्यय अनुमानित स्तर पर रहता है, तो गैर विकास मूलक व्यय कितना होगा? ये आपसे पूछा जा रहा है कि बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार 24-25, इफ द टोटल एक्सपेंडिचर एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ द state remain at the projected level in the financial year 24-25, then what will be the non development expenditure? ये आपसे पूछा जा रहा है। ये कठिन सवाल हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 1.02 लाख करोड़ रुपए के आसपास में आएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ 1.02 करोड़ और यहाँ पर लिखा हुआ 1.02 लाख करोड़ रुपए। ऑप्शंस को सही से पढ़ा कीजिए। इसका क्या बोला गया है कि कुल व्यय अनुमान है 2.79 लाख करोड़ और डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है 1.77। तो इसमें से इसको घटा देंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा? 1.02 लाख करोड़ रुपए प्राप्त हो जाएंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार निम्न से कौन सा कथन ऊर्जा क्षेत्र और बुनियादी ढांचे के संदर्भ में सही है? ऊर्जा क्षेत्र के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। बिहार में ऊर्जा की खपत, प्रति व्यक्ति खपत 2012-13 की तुलना में लगभग में दोगुनी हो गई है। राज्य में रोड घनत्व के मामले में बिहार देश में पहले स्थान पर है। परिवहन और संचार क्षेत्र में बिहार की वृद्धि दर उत्तर प्रदेश और कर्नाटक से अधिक है। बिजली खपत में शीर्ष 5 जिलों में शिवहर भी शामिल है। पूछा जा रहा है कौन सा इसमें से सही हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, बिहार में ऊर्जा की प्रति व्यक्ति खपत 2012-13 की तुलना में लगभग में दोगुनी हो गई है। बिल्कुल सही दिया हुआ है। क्या बोला? राज्य में रोड घनत्व के मामले में बिहार देश से पहले स्थान पर है? बिल्कुल भी नहीं। पहले स्थान पर केरल और पंजाब राज्य आते हैं, उसके पश्चात से बिहार का स्थान आता है। तो केरल, पंजाब इस मामले में आगे हैं। परिवहन और संचार क्षेत्र बिहार की वृद्धि दर उत्तर प्रदेश और कर्नाटक से अधिक है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यूपी का ज़्यादा है इससे हमसे ग्रोथ रेट। और बिहार के बिजली खपत शीर्ष 5 जिलों में शिवहर नहीं, शिवहर नीचे से 5 जिलों में आता है जहाँ पर बिजली खपत अभी भी कम है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा। पूछा जा रहा है कौन सा सही है? इसका आंसर ए हो जाएगा। बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के आधार पर निम्न से कौन सा कथन महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में सही नहीं है? वित्तीय वर्ष 23-24 में ग्रामीण महिलाओं की श्रम शक्ति सहभागिता दर शहरी महिलाओं से कम थी। स्वयं सहायता समूहों को प्रदान किया गया सिंचित ऋण 46.9 हजार करोड़ रुपए रहा। वित्तीय वर्ष 24-25 में ऋण जमा अनुपात 56.3% रहा, जो पिछले वर्ष से अधिक है। ये भी यहाँ पर क्या है? तो सही है। बिहार में पुरुषों और महिलाओं की श्रमिक सहभागिता अनुपात भारत के औसत से कम है। ये पूछा जा रहा है।
इसका आंसर क्या हो जाए, कौन सा सही नहीं है, नॉट करेक्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। वित्तीय वर्ष 23-24 में ग्रामीण महिलाओं की श्रम सहभागिता दर शहरी महिलाओं से कम थी, ये यहाँ पर गलत दिया हुआ है। ग्रामीण महिलाओं की श्रम सहभागिता दर 24.8% से बढ़ करके 33.5% हो गया है। 33.5%। हर तीसरी महिला ग्रामीण इलाके के किसी न किसी श्रम वाले काम में इन्वॉल्व हैं। वहीं पर शहरी महिलाओं का 13.8% बढ़ करके 18% ही हुआ है। बिहार में शहरी महिलाओं का जो श्रम शक्ति सहभागिता दर है वो कम है, क्योंकि बिहार के शहरों में रोजगार है ही नहीं। गाँव में तो इसलिए ज़्यादा है क्योंकि गांव घर की महिलाएं खेत से लेकर हर जगह पर काम कर लेती हैं। अगला सवाल है, देखिए यहाँ पर बाकी के पढ़ भी देता हूँ मैं। बी क्यों नहीं सही था, एसएचजी को 46.9 करोड़ का संचित ऋण प्रदान किया गया, इसलिए वो सही है। वित्तीय वर्ष 24-25 में ऋण जमा अनुपात 56.3% रहा, लेकिन पिछले वर्ष का डेटा नहीं दिया गया, फिर भी कथन अधिक का दावा गलत नहीं माना जा सकता और ये सही भी है, पिछले साल से सही है। बिहार में पुरुषों और महिलाओं का श्रम शक्ति सहभागिता अनुपात भारत के औसत से कम है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसके लिए इसका आंसर ए हो जाएगा। बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार यदि वित्तीय वर्ष 23-24 में चावल और गेहूं के उत्पादन हुई वृद्धि को जोड़ा जाए तो कुल प्रतिशत वृद्धि कितनी हो जाएगी। चावल के उत्पादन में कितना परसेंट का ग्रोथ हुआ है और गेहूं के उत्पादन कितना परसेंट का ग्रोथ हुआ है, उन दोनों को आपको ऐड करना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 31.7% इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। चावल के उत्पादन में 21% का ग्रोथ हुआ है और गेहूं के उत्पादन में 10% का ग्रोथ हुआ है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 31.7% हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है। बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 का आधार पर निम्न से कौन सा कथन सड़क व बुनियादी ढांचे के संदर्भ में सही है, ये पूछा जा रहा है। वर्ष 2005 से 2025 के दौरान ग्रामीण पक्की सड़क की लंबाई में लगभग 140 गुना की वृद्धि हुई है, 140 गुना की वृद्धि हुई है। बिहार का रोड घनत्व प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर में 3167 है, जो देश में सबसे अधिक है। बिहार परिवहन और संचार क्षेत्र बिहार की वृद्धि दर 7.6% रही, जो कर्नाटक से अधिक है। नए द्रुत मार्ग यानी कि एक्सप्रेसवे और राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि नेशनल हाईवे के निर्माण से बिहार का राजकोषीय घाटा बढ़ गया है। आपसे पूछा गया सही स्टेटमेंट कौन सा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। यहाँ पर सही दिया हुआ। 2005 से 2025 के दौरान ग्रामीण पक्की सड़कों की लंबाई में लगभग में 140 गुना की बढ़ोतरी हुई है, ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। ग्रामीण पक्की सड़कें 835 किलोमीटर 2005 से बढ़ करके 1.17 लाख किलोमीटर हो गई हैं, जो 140 गुना के लगभग में है। कथन बी गलत है। बिहार का रोड घनत्व 3167 किलोमीटर प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर है, ये तो सही है, लेकिन रोड घनत्व के मामले में बिहार केरल और पंजाब के बाद तीसरे स्थान पर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा। अगला है कि बिहार के परिवहन और संचार क्षेत्र वृद्धि दर 7.6% है, जो कर्नाटक के 7.7% से कम है। सर्वेक्षण में यह नहीं कहा गया कि द्रुत मार्ग और राजमार्ग के निर्माण से राजकोषीय घाटा बढ़ा है, बिल्कुल भी नहीं कहा गया। इसमें कहा गया है कि इसमें केंद्र सरकार जो है बड़े स्तर पर सहायता कर रही है और केंद्र सरकार के सहयोग से ही बनाया जा रहा है। बिहार सरकार अपने बदौलत एक्सप्रेसवे का निर्माण अभी नहीं कर रही, इसलिए राजकोषीय घाटा पर उसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा है। आपको मैंने कितने सवाल करवाए हैं, आपको मैंने टोटल 27 के करीब में सवाल करवाए हैं। इन 27 सवाल को 2 बार 3 बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। मैं आपको इससे जुड़े हुए 25 से 30 सवाल और भी करवाऊंगा, जिससे ऐसा हो जाए कि भाई इकोनॉमिक सर्वे का एक भी सवाल बाहर से नहीं आना चाहिए। ठीक है, एक एक फैक्ट को इंक्लूड कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। एक बार और इसको देख लीजिएगा कृपया करके, मैं इतनी बार बोल रहा हूँ, कुछ तो कारण होगा। और आज से वीडियो रेगुलर हो जाएगा। अब सही है सब कुछ, तो अब रेगुलर हो जाएगा। धन्यवाद आप सभी का पेशेंस के लिए भी और वीडियो देखने के लिए भी।